है नेक्स्ट दहेज प्रथा। दहेज वह धन या फिर संपत्ति होती है जो कि विवाह के अवसर पर वधु या पक्ष द्वारा भी विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में भी वर पक्ष को दी जाती है, और इस कुप्रथा ने लड़कियों के विवाह को भी एक दुष्कर कार्य बना दिया है। और प्राचीन समय में वधु का पिता भी न्याय के साथ में कन्यादान के रूप में भी कुछ न धन वर को देता था, जो कि स्वेच्छा से तथा स्नेह के रूप में भी प्रदान किया जाता था, और इस उसमें किसी भी तरह की भी अनिवार्यता नहीं होती थी। और धीरे धीरे इस प्रथा ने विकृत रूप धारण कर लिया था, जिसे कि दहेज प्रथा नाम दिया और गया, और जिसमें कि वधु के पिता आवश्यक रूप से भी धन व अन्य सामान वर को भी प्रदान करते हैं। कई बार तो वर या फिर वर पक्ष द्वारा विवाह मंडप में ही वधु पक्ष से अनावश्यक धन या फिर महंगी वस्तुओं की मांग कर ली जाती है, जो कि वधु पक्ष को भी आर्थिक कठिनाई में डाल दी जाती है। और वर्तमान में इस प्रथा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इसको प्रथा की रोकथाम के लिए भी बच्चों को का शिक्षित होना अति आवश्यक है, और समाज में इस प्रथा के विरुद्ध में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, तथा जो व्यक्ति दहेज मांगे उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाना चाहिए। दहेज प्रथा की रोकथाम में तो 1961 में दहेज प्रथा निरोधक कानून पारित किया गया था, लेकिन इस प्रथा को रोकने में यह प्रभावी नहीं हो सका है। फिर दहेज प्रथा की दुष्परिणाम ऋणग्रस्तता। दहेज प्रथा गरीब परिवारों के लिए भी ऋणग्रस्तता का कारण बनती है, और गरीब माँ बाप को भी अपनी लाडली कन्या का विवाह करने के लिए धन जुटाना भी आवश्यक होता है, और चूंकि उनके आर्थिक साधन सीमित होते हैं और उन्हें अतः मजबूरन इस कार्य के लिए भी ऋण लेना पड़ता है, और जिसको कि चुकता कर पाना भी उनके लिए कठिन कार्य होता है। और कई बार तो इस कार्य के लिए भी उन्हें अपनी जमीन जायदाद आभूषण आदि भी बेचने पड़ते हैं। महिलाओं पर अत्याचार। जो महिलाएं अपने साथ में दहेज रूप में काफ़ी धन व अन्य सामान भी ला पाती हैं, उन्हें ससुराल में पति, सास व अन्य परिवार जनों की प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है, और कभी कभी वे इसके तंग आकर के आत्महत्या तक कर लेती है, जो कि कभी ससुराल वालों द्वारा जलाकर या फिर अन्य प्रकार के मार दी जाती है। अतः दहेज प्रथा के कारण भी कन्या का जीवन नरक बन जाता है। समाज में भ्रूण हत्या व कन्या वध को प्रोत्साहन। दहेज प्रथा के कारण लड़कियां माँ बाप पर बोझ मानी जाती हैं, अतः समाज लड़कियों को हिकारत की दृष्टि से देखता है। लड़कियों के जन्म पर भी कोई खुशी नहीं मनाई जाती है, और बल्कि समाज में कई गाँवों में तो पैदा होने वाले से पूर्व ही उनकी पूर्ण हत्या कर दी जाती है, या फिर पैदा होते ही मार दिया जाता है। दहेज प्रथा रोकने के उपाय हैं। दहेज प्रथा निरोधक कानून 1961 में दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से सन 1961 में इस कानून को पारित किया जा गया है, और यह अधिनियम 20 मई सन 1961 से लागू हुआ है। 1984 में इसमें संशोधन हुआ, और सन 1986 में इसे जो है पुनः संशोधित किया गया था, ताकि ये कानून अधिक शक्तिशाली बन जाए। और अब तक इस कानून के तहत ही न्यायालय अपने ज्ञान के आधार पर या फिर किसी मान्यता पर प्राप्त कल्याण संस्था की शिकायत पर भी कार्रवाई कर सकता है, और इन अपराधों की जांच ठीक प्रकार से करने के लिए इसे गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। इंडियन पैनल कोड आईपीसी में एक नया अनुच्छेद 304 भी जोड़ा गया था, और जिसके अनुसार यदि लड़की की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर ही अमान्य परिस्थिति में हुई हो, तो इसमें पति या फिर उसके परिवार वालों को प्रमाण देने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया गया है, तथा यदि वे दहेज हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया गया दोषी है, तो वह यह अधिनियम उन्हें 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करता है, और अधिनियम में दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। दहेज में मुद्दों का प्रभावकारी ढंग से निपटाने के लिए भी दहेज विरोधी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। आईपीसी का अनुच्छेद 498 ए में भी पत्नी को उसके पति या फिर ससुराल वालों की ओर से दहेज देने हेतु प्रताड़ित करने पर 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करता है। संसद में 2005 में महिलाओं का घरेलू हिंसा जिसमें कि दहेज की मांग भी शामिल है, ये से संरक्षण अधिनियम 2005 पिटिशंस ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पारित किया गया, और इस अधिनियम में महिलाओं को भी घरेलू हिंसा के विरुद्ध में दीवानी न्याय सिविल रिमाइंडी उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है, और इस अधिनियम के तहत ही न्यायालय को उस पीड़ित महिला को भी न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने में दोषी पक्षकार को उसे मौद्रिक तोष प्रदान करने का भी आदेश देने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार ने महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरणों की जल्दी सुनवाई करने तो भी वर्ष 2013 में अपर जिला न्यायालय स्तर के 5 विशिष्ट न्यायालय अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं जोधपुर में सर्जित किए हैं। अब है नशाखोरी। नशाखोरी की समस्या ऐसी नशीली दवाइयों का व मादक पदार्थों के उपभोग से उत्पन्न होती है, जो कि न तो रोग निवारक है और न ही चिकित्सकों द्वारा सुझाई जाती है। कुछ लोग तो सजगता बढ़ाने और भावुकता से जूझने वाले अपने उग्र मस्तिष्क को सुकून देने और अपनी उत्तेजना को तेज करने के लिए भी नशीले पदार्थों का सहारा लेते हैं, और कुछ लोग तो समझते हैं कि नशीले पदार्थों के सेवन से उनकी समस्याओं का निवारण हो जाता है, और या फिर समस्या से जूझने
जूझने की भी उनकी शक्ति बढ़ जाती है और वे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि गलत धारणा बनाए हुए हैं और नशाखोरी से तनाव उत्पन्न होता है और मनुष्य का उत्साह खत्म हो जाता है और रोजाना के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों से वह भागने लगता है और ऐसे समय को भी नशीले पदार्थों को लेने की लत लग जाती है। वह व्यसनियों के लिए भी मादक पदार्थों के बगैर सामान्य जीवन जीना भी आसान नहीं होता है और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भी धन की लालसा में व्यसनी अक्सर ही जुर्म की दुनिया में शामिल हो जाते हैं और व्यसनी या फिर नशेड़ी वह व्यक्ति व्यसनी या फिर नशेड़ी कहा जाता है जो कि नशीली दवा या फिर शराब लिए बिना शारीरिक या फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कार्य करने में अक्षम हो जाता है, जो कि सामाजिक या फिर सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकृत स्तर से भी अधिक नशीली दवा या फिर शराब का सेवन करें और इसे सही स्थान पर सही समय पर भी ध्यान न रहे, जिससे कि इस व्यसन के कारण अपने व्यक्तिगत पारिवारिक कार्य संबंधी और सामाजिक जीवन में हानिकारक परिणामों को भुगतना पड़े। भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जिसके लिए निम्न कारण है तो लोगों की बढ़ती हुई समृद्धता, आधुनिक जीवन के तनाव और फिर अत्यधिक और आर्थिक और सामाजिक असमानता, जीवन के प्रति बढ़ती हुई असंतोष की भावना। मादक पदार्थ ऐसे प्राकृतिक अथवा रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके एक बार सेवन से बार बार सेवन की इच्छा होती है तथा जिनके दीर्घकालिक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हानिकारक दुष्प्रभाव भी होते हैं और ये व्यक्ति की भावना और सोचने की दृष्टि शक्ति या फिर व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। और मादक पदार्थों में भांग, गांजा तथा हशीश का उपयोग भी, हेरोइन, कोकीन और एसडी का सेवन, मार्फिन का इंजेक्शन लेना और शराब पीना आदि भी शामिल है। नशीली दवाओं का सेवन उन्हें खाकर के सूंघ करके नशवार लेकर के पीकर के सिगरेट तथा चेलम में धुएं के माध्यम से या फिर इंजेक्शन लगा करके किया जाता है। शराब या फिर अल्कोहल को छोड़ करके अन्य नशीली दवाएं या फिर पदार्थों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। फिर उद्दीपक में दवाएं, जैसे ऐसी नशीली दवाएं जिनमें कि सेवन से मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इन्हें अपर्श पेप पिल्स या फिर स्पीड के रूप में भी जाना जाता है। इस वर्ग में सबसे अधिक प्रचलित दवा एम्फोटेमाइन है और इसका उपयोग भी अधिकतर विद्यार्थियों को खिलाड़ी करते हैं और जिसमें कि उनमें अस्थायी रूप से भी स्फूर्ति आ जाती है और इससे उनके अंदर पढ़ने या फिर खेलने की तात्कालिक अतिरिक्त शक्ति भी आ जाती है और वे काफ़ी अधिक समय तक बड़ा या खेल सकते हैं। शरीर इस दवा की काफ़ी मात्रा ले सकता है और इसे सहन कर सकता है। उद्दीपक दवाओं को प्राय निगल लिया जाता है और कोकेन सबसे खतरनाक उद्दीपक दवा है और दक्षिणी अमेरिका में इसे कोक पौधे से तैयार किया जाता है और कोकेन का कश नाक से लिया जाता है और कोकेन का एक और रूप है क्रैक और शारीरिक रूप से भी कोकेन व्यसनकारी नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बहुत ही अधिक व्यसनकारी है। चिंता, अवसाद और बेहोशी आदि इसके प्रमुख प्रभाव हैं और इससे प्रमुख दीर्घकालिक लक्षण है और शरीर का वजन कम होता है और भय की भावना घर करके जाना, नींद न आना और बेचैनी आदि। फिर है अवसादक दवाएं, वे दवाएं जो कि मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करती हैं, इन्हें आमतौर पर भी डाउनर्स कहा जाता है। अवसादक पदार्थ के रूप में भी नसों और मांसपेशियों की क्रियाओं की गति कम करते हैं और शामक और अवसादक दवाएं इस वर्ग में आती हैं क्योंकि इनके सेवन से भी हल्कापन और शांत का अनुभव भी होता है और ये गोलियां के रूप में भी मिलती हैं और जैसे कि मेड्रक्स, वैलियम और लिब्रियम आदि। और अल्कोहल शराब अभी इसी श्रेणी में आती है और शराब को कुछ लोग इन गोलियों के साथ में मिलाकर के लेते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक भी हो जाती है और इससे कभी कभी मृत्यु तक हो सके है। और एक अन्य प्रकार की अवसादक दवा गोलियों के रूप में भी मिलती है और इन गोलियों में बारबीटूरेंट नामक रसायन होते हैं जो कि अक्सर ही नींद की गोलियों के पाए जाते हैं और ये शामक जो है दवाओं से अधिक ही तेज होते हैं और प्राय इसकी आदत पड़ जाती है और इन्हें अधिक मात्रा में लेने से मृत्यु तक हो जाती है और डॉक्टर की देखरेख बिना भी इन दवाओं का भी सेवन अचानक बंद करना बड़ा खतरनाक सिद्ध हो जाता है और इसकी अधिक मात्रा लेने से व्यक्ति उदासीन, आलसी, निष्क्रिय या चिड़चिड़ापन बन जाता है और इसका भावात्मक नियंत्रण कमजोर हो जाता है। फिर है विभ्रांतिक कारक दवाएं, ऐसी दवाएं जो कि हमारे देखने, सुनने और अनुभव करने की ढंग को बदल देती हैं। इन दवाओं को आमतौर पर चेतना प्रसारी दवाएं भी कहा जाता है। इन दवाओं के प्रयोग से व्यक्ति चीज़ों को अत्यधिक व्यापक रूप से विभिन्न रूप से भी देख सुन सकता है और इसमें एक तो तीव्र मनोवेगों का अनुभव होता है और वे मानसिक संवेदनों को तीव्र किया जा सकता है और इसके इस्तेमाल से समय, स्थान और पहचान का बोध समाप्त हो सकता है। इन दवाओं में LSD या फिर एसिड सबसे अधिक प्रचलित है और इसके प्रभाव से जिसे ट्रिप भी कहते हैं का अवसर भी कई दिनों तक बना रहता है और इसकी बहुत ही कम मात्रा के उपयोग से ही ऐसा अनुभव होने लगता है और जैसे कि बहुत ही ऊंचाई पर हो। फिर गांजा, हशीश और चरस, भांग, ये नशीली दवाएं हैं जो कि भांग के पौधे से तैयार की जाती हैं। गांजा जिसे कि ग्रास, पॉट पॉइंट, वीड, मारीजुआना, रोफर तथा टोब आदि भी कहते हैं को सिगरेट के साथ में पिया जाता है और चरस की काली काली
गोलियां बनाकर के उन्हें सिगरेट से भरकर या फिर खाने के साथ में खाया जाता है। आमतौर पर तो भांग को भी सिगरेट की तरह या फिर चिलम में रखकर या फिर ठंडाई में पीस करके पिया जाता है। गांजे या भांग को सिगरेट की तरह पीने का भी तात्कालिक प्रभाव ये होता है कि इससे हल्कापन महसूस होता है और इसमें अधिक गहराई से अनुभव करने या फिर देखने की प्रवृत्ति होती है और इसके सेवन से उस समय विद्यमान वेग और अधिक बढ़ जाते हैं और झिझक कम हो जाती है। इसके कारण भी समय का या फिर गति का बोध भी एकदम ही बदल जाता है और इसके सेवन से ऐसे कार्यों को भी करने की क्षमता नष्ट हो जाती है जिसमें कि ध्यान लगाने और तेज़ी से कार्रवाई करने और समन्वय की आवश्यकता होती है और इसके कारण भी व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से भी इन दवाओं पर निर्भर हो जाता है। और इसके सेवन का सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि इनको लेने से कुछ समय बाद और अधिक तेज या फिर प्रभावकारी दवा लेने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। और स्वापक दवाएं, अफीम से बनाई जाने वाली नशीली दवाएं या फिर ऐसी कृत्रिम तौर पर भी तैयार की गई दवाएं जो कि अफीम जैसा प्रभाव पैदा करती हैं। मुख्य रूप से भी 3 प्रकार की स्वापक दवाएं हैं। इनमें से एक तो अफीम की है और दूसरी दवाएं हेरोइन है और मार्फिन है और ये सभी पोस्त के पौधे से बनती हैं। मार्फिन का इस्तेमाल भी दर्दनाक के रूप में भी किया जाता है और इसके सेवन से इसकी ज़बरदस्त लत लग जाती है। हेरोइन मार्फिन से निर्मित प्रयोगशाला में तैयार की गई और सबसे अधिक विनाशकारी नशीली दवा है और इसका सेवन सबसे अधिक प्रचलित है और इसका प्रभाव भी बहुत ही अधिक होता है और इसकी लत भी बहुत ही जल्दी लगती है और शुद्ध हेरोइन बहुत ही महंगी होती है। इसलिए हेरोइन की ब्राउन शुगर स्मैक या फिर गर्ड आदि परिष्कृत किस्मों का बहुत ही अधिक प्रचलन है। इस नशीले पदार्थों की मूल कीमत बहुत ही कम होती है और इसलिए गरीब लोग इन्हें आसानी से खरीद सकते हैं और इसे धूम्रपान से या फिर इंजेक्शन द्वारा भी किया जा सकता है। और इसके सेवन का एक और तरीका प्रचलित है, इसे किसी भी चम्मच या फिर चांदी के वर्क पर रख कर के नीचे से गर्म किया जा सकता है और जिससे कि जो भी धुआं निकलता है उसको भी मुंह से अंदर लिया जाता है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ही अधिक व्यसनकारी दवा है और आजकल भारत में इन नशीली दवाओं का भी सबसे अधिक ही गलत इस्तेमाल होता है। उपयुक्त नशीली दवाओं के अलावा भी कुछ अन्य स्वापक दवाएं भी हैं और ये हैं मीथेडोन और पैथिडोन। पश्चिमी देशों में जिनको कि हेरोइन जैसी बहुत ही तेज दवाओं की लत होती है उनकी लत छुड़ाने के लिए भी हेरोइन के स्थान पर भी कम तेज मेथिडोन का इस्तेमाल भी किया जाता है। और फिर है मादक पदार्थों के सेवन से दुष्परिणाम। पहला, नशाखोरी का परिवार, समाज तथा संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और मादक पदार्थों के कारण कई परिवार तो विखंडित हो जाते हैं। मादक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और नींद उत्पन्न करते हैं और मादक पदार्थों का सेवन मनुष्य की शारीरिक मानसिक अवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है तथा कई विकृतियाँ भी पैदा करता है। और फिर आपराधिक संगठन इन दवाओं के अवैध व्यापारों की संचालित करते हैं और इनके कानून और व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा होता है और इससे राजनीतिक व आपराधिकरण, भ्रष्टाचार, घूसखोर तथा हिंसा को बढ़ावा मिलता है। ये लोग अपने काम में रुकावट डालने वालों की हत्या तय करने में भी नहीं रुचि सकते हैं। नशीले पदार्थों व शराब का सेवन करके वाहन चलाने में दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। शराब की लत के कारण भी व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में फंस जाता है और इसके कारण भी परिवार और व्यक्ति दोनों का तबाह हो जाते हैं। नशाखोरी समाज पर भी विपरीत प्रभाव डालती है और परिवार के किसी व्यक्ति के नशाकार होने पर भी उसके बच्चे भी इस प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। सरकार के प्रयास है 26 जून 2015 को विश्व द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापारों के विरुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। मोटे तौर पर भी नारकोटिक्स पर नियंत्रण हेतु भारत में निम्न 3 अधिनियमों में प्रावधान बनाए गए हैं। ड्रग्स एंड कॉमेस्टिक एक्ट 1940, द नेरोटिक ड्रग्स एंड पाइथोरोप्रेसिस सब स्टेंस एक्ट 1985, NDPS और एक्ट, और ये 14 नवंबर सन 1985 लागू है और इसे राष्ट्रपति यानी जेल सिंह ने 16 सितंबर सन 1985 को स्वीकृति दी गई है। द प्रिवेंटेशंस ऑफ द इलाइसिटी ट्रैफिक इन नैरोटिक्स ड्रग्स एंड पैथोलॉजी प्री सब्सटेंशन एक्ट 1988 और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों में आदि लोगों के उपचारों के लिए भी 3 प्रकार के केंद्र स्थापित किए हैं। पहला तो परामर्श केंद्र, दूसरा विवेचन केंद्र और तीसरा है उत्तर सेवा केंद्र। और दंडात्मक उपाय में मादक पदार्थों का उपयोग करने वालों का भी अलगाव और सीमांतीकरण एवं विसंबंधन किया जाता है। फिर मादक द्रव्य तथा स्वापक पदार्थ का राष्ट्रीय नीति। इस संविधान के अनुच्छेद 47 में प्रेरित होकर के एक राष्ट्रीय नीति का भी कार्यान्वयन किया गया जिसके तहत चिकित्सकीय तथा वैज्ञानिक उपायों को छोड़कर के ऐसे पदार्थों के अन्य सभी उपायों को भी प्रतिबंधित किया गया है। और नीति का क्रियान्वयन राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की निगरानी में भी किया जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना मादक द्रव्यों की तीसरी तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाने तथा सरकार
के सभी विभागों और मंत्रालयों तथा सभी नियमों विनियमों के बीच में समन्वय हेतु भी इस ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 को नई दिल्ली में की गई थी। सरकार ने पोस्त की खेती और गैर कानूनी प्रयोगशालाओं को भी नष्ट करने के आदेश जारी कर दिए हैं और केंद्रीय सरकार ने प्रतिबंधित दवाओं तथा मानसिक उत्तेजना वाले पदार्थों के उत्पादन को भी नियंत्रित करने हेतु नॉरोटिक ड्रग्स एंड फाइटोप्रिसिक सब्सटेंसेस रेगुलेशंस कंट्रोल्ड सब्जेक्टेशंस ऑर्डर 1993 की जारी की, जो कि 15 अप्रैल 1993 से लागू हुए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो इसमें 1940 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत नवंबर 1950 में नारकोटिक्स आयुक्त की अध्यक्षता में नारकोटिक्स विभाग का नाम केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो रखा गया और वर्तमान में इसका कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। भारत में 3 प्रमुख अफीम उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड इसकी स्थापना 1961 में सिग्नल कन्वेंशंस ऑफ द नैरोटिक ड्रग्स द्वारा एक स्वतंत्र अर्थ न्यायिक संस्था के रूप में 1968 में की गई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और यूनियन नेशनल इंटरनेशनल टॉइनेशन ड्रग्स कंट्रोल सिविलाइजेशंस को लागू करने के लिए भी स्थापित की गई। फिर येलो लिस्ट, यह अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के नारकोटिक दवाओं की सूची है। ग्रीन लिस्ट, लिस्ट ऑफ पाइथोट्रोपिक्स सब्सटेंसेस अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल। रीड लिस्ट, लिस्ट ऑफ द पेरू courses and chemical free quality used in the illicit or manufacturing narcotic drugs and phytotropic substances under international control। भारत निम्न का हस्ताक्षरकर्ता देश है। सिग्नल ऑफ कन्वेंशन एंड नार्कोटिक ड्रग्स 1961 एंड अमाइडेड बाय द 1972 प्रोटोकॉल। फिर है दूसरा है कन्वेंशन ऑफ द पैथोलॉजिपिक सब्सटेंसेस 1971 और फिर यूनियन नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रैफिक एंड नेशनल ड्रग्स ऑफ एंड फाइटोट्रोपिक्स सब्सटेंसेस 1988। मादक द्रव्यों के सेवन से बचने के लिए उपाय। मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों को इसके परिणामों के बारे में सचेत करके उपयोग पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है और शिक्षा देने की विधि ऐसी होनी चाहिए जो कि अपने को सक्रिय रूप से भी उसमें जोड़े एवं सूचना का मुक्त आधार प्रदान करें। और द्रव्यों की रोकथाम संबंधी शैक्षणिक उपायों के लिए भी कॉलेज के युवा छात्रों, विशेषकर के छात्रावासों में तथा माता पिता से दूर रहने वाले छात्रों और कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग और औद्योगिक श्रमिक ट्रक चालकों, रिक्शा चालकों आदि को भी अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। डॉक्टर की सहायता से इस लत को छुड़ाया जाना चाहिए। व्यसनियों की लत छुड़ा करके उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए, जरूरी है। और ये कार्य उसे नौकरी पाने के में मदद करके वह परिवार और समाज में उसे स्थान